हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसका नाम है रेजोनेंस ट्यूब। तो ये रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, आपके सामने रखा हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, आइए इसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे की थ्योरी समझ लीजिए। जो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर हमको निकालना क्या है, हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है रूम टेम्परेचर पे, और डिटरमाइन करना है अननोन फ्रीक्वेंसी यूजिंग द रेजोनेंस ट्यूब। अननोन फ्रीक्वेंसी मतलब हमारे पास 4 से 5 ट्यूनिंग फॉर्क है, उसमें से एक ट्यूनिंग फॉर्क जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है, बाकी सारी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमें पता है। तो जो अननोन वाला ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने वाले हैं। ये जो सेटअप है, ये सेटअप बहुत ही ईजी है समझने के लिए। मेन तो बाहर ना ऐसा प्लास्टिक का या ग्लास का बना हुआ जार रहेगा, जार या फिर सिलेंडर। और ये जो सिलेंडर है इसमें पूरा पानी भर देंगे ऊपर तक, काफ़ी ऊपर तक जाना है आपको पानी भरने के लिए, पूरा ऊपर तक। और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर डुबाएंगे एक पाइप। तो हम लोगों ने स्टील का पाइप इसके अंदर डाला हुआ है, स्टील का पाइप। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए पहले प्लास्टिक दिखाता हूँ, प्लास्टिक के अंदर पानी दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये जो है ये पूरा प्लास्टिक का है। देखिए इसमें पानी आपको दिख रहा है, देखिए पूरा पानी यहाँ तक भर दिया, काफ़ी ऊपर तक भर दिया है। तो ये पूरा है आपका सिलेंडर, ठीक है। ये नीचे थोड़े पत्थर वत्थर डाल दिए गए ताकि थोड़ा सा भारी हो जाए, वरना पता चला हाथ लगते ही गिर जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि ये जो है हमारे पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर हमने पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर ये मेटालिक देखिए ट्यूब डाल दिया हुआ है, मेटालिक ट्यूब, मेटालिक पाइप डाल दिया। क्या कैन यू सी दैट पाइप, इट्स वेरी लॉन्ग। ये देखिए वाइड एंगल में आपको दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी लंबा चौड़ा पाइप है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। अब हमारे पास है ना काफ़ी सारे ट्यूनिंग फॉर्क्स रखे हुए हैं जिसमें से एक अननोन है। तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए इस पर जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 320, है ना। तो ये नॉन फ्रीक्वेंसी है, नॉन फ्रीक्वेंसी वाला है। फिर वैसे ये वाला जो लिखा हुआ है कितना है भाई, ये 341 है ना, 341, ओके। एंड फिर ये जो है अपना, इसका नाम क्या है, 512, 512 सबसे ज़्यादा यही लगता है। एंड फिर उसके बाद ये जो है ये कितना है, 384 है ना, 384 है। तो ये भी है हमारे पास। एंड ये वाला जो इसका जो है हम लोग ने छुपा के रखा हुआ है, मतलब अननोन है ये। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि पांचों से यहाँ पर रेजोनेंस ऑब्टेन करेंगे। रेजोनेंस बोले तो इसको एक बार बजाएंगे, बजाएंगे इन द सेंस कैसे बजाएंगे, ये पकड़ेंगे, ऐसा मारेंगे, मारने के बाद इसको पाइप के ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि हर लेंथ पे तो नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। देखो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, देखो हाथ से पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं, दिख रहा है। उसको ऐसा अपनी मर्जी से आप ऊपर नीचे, वैसे मैं दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक हाथ से इसको पकड़ना पड़ेगा। अब एक हाथ से इसको पकड़ोगे और एक हाथ से इसको पकड़ोगे, ऊपर नीचे करोगे तो आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब ऊपर नीचे करेंगे तो बेसिकली होगा ये कि जो ये पाइप है उसकी एक पर्टिकुलर लंबाई जो होगी उस पर हमें ना रेजोनेंस आ जाएगा। रेजोनेंस इन द सेंस जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क इधर रखा रहेगा ना, जोर से आवाज़ आएगी। वो आवाज़ मैं आपको सुनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो कहने का मतलब ये है कि होता क्या, इसके पीछे की कहानी समझिए कि ये जो पाइप जो डूबा हुआ है, ये डूबे हुए पाइप के अंदर जो है यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है और इतना खाली जगह है। खाली जगह को हम लोग कहते हैं एयर कॉलम। और ये एयर कॉलम जितना छोटा रहेगा, जितना छोटा रहेगा उतनी हाई फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम की रहेगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क के साथ ही रेजोनेट करके, वाइब्रेट करके, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करेगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करेगा, कॉम्प्रेशन रेफेक्शन बड़े बड़े पैदा करेगा और आवाज़ पैदा करेगा, मतलब स्टैंडिंग वेव बनाएगा इसके अंदर साउंड की। और जैसे जैसे मैं इस एयर कॉलम को बड़ा करते जाऊंगा, यानी कि मैं पाइप को बाहर खींचते जाऊंगा, बाहर खींचूंगा तो क्या होगा, हवा ज़्यादा बड़ी होगी ना। अरे हवा का कॉलम बढ़ जाएगा, पानी कम हो जाएगा। अरे भाई जब मैं अंदर डुबाऊंगा तो हवा कम हो जाएगी, पानी ज़्यादा हो जाएगा, मुझे हवा पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो हवा के कॉलम को अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो लो फ्रीक्वेंसी वाले जो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, छोटी फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क, जैसे आपने देखा था 320, 340, 380 वाला, तो उसका जो है रेजोनेंस आने लगेगा। तो ऐसे हर ट्यूनिंग फॉर्क का एक रेजोनेंस लेंथ आने वाला है। क्यों? क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क और हवा मैच होने वाली, मतलब हवा की रेजोनेंस है वो, हवा की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी और आवाज़ आएगी ज़ोर से। तो वो भी हम लोग करने वाले हैं, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। तो ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे रखना है, समझ में आ रहा है। ट्यूनिंग फॉर्क लिखा हुआ है, यहाँ पे बाहर बताया जा रहा है कि एंटी नोड बनेगा और यहाँ पे नोड बनेगा। ऐसे क्यों बनेगा? बिकॉज ये इसके पास होती है एक सॉफ्ट बाउंड्री और एक होती है हार्ड बाउंड्री। अबे भैया जहाँ पे पानी है, पानी बहुत डेंस है, तो पानी को आप सॉलिड मान सकते हो, सॉलिड मान सकते हो। ये है सॉफ्ट, ये है हार्ड बाउंड्री, हार्ड बाउंड्री। एंड ये जो चीज़ है हवा, ये सॉफ्ट बाउंड्री है। तो आप कह सकते हो कि पाइप है ना एक जगह से बंद है। अरे ये पाइप एक जगह से बंद है, कहाँ से? यहाँ से बंद है, पाइप में यहाँ पे दीवार है, ऐसा आप कह सकते हो। तो दिस इज लाइक पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। इसकी थियरी आप लोग ने स्टेशनरी वेव नाम के चैप्टर में 12th में पढ़ी हुई है। तो बेसिकली पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड या ओपन एट वन एंड, ऐसे करके आप इसे मान सकते हो। यहाँ से बंद है पाइप, यहाँ से चालू है।
तो जब यहाँ से बंद है तो यहाँ पे नोड बनेगा, और जहाँ पे खुला हुआ है तो वहाँ पे एंटी नोड बनेगा। समझ रहे हैं, एंटी नोड। तो बेसिकली स्टैंडिंग वेव इसके अंदर बनने वाली है। अच्छा, ये सब थियरी अगर आपको नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, आप खाली एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए। तो मैं भी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो अभी कैसा है कि ना, इसकी लेंथ अपन ऊपर नीचे एडजस्ट कैसे करते हैं, ऐसा हाथ से इसको ऐसा नीचे लेके आ सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं, है ना, नीचे लेके आ सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इसको एकदम कम से कम रखता हूँ एंड इससे ट्राई करता हूँ। ये मैंने लिया है 512 वाला, तो 512 वाला मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो आवाज़ आ रही है, बहुत कम आ रही है। मैं आपको है ना माइक लगा के सुनाता हूँ, बहुत ही कम आवाज़ आ रही है। अभी जो आवाज़ है बहुत ही कम है, लेकिन अब मैं इसको चेंज करूँगा, देखिए ध्यान से। आवाज़ बढ़ चुकी है, आवाज़ बढ़ चुकी है, यानी कि अब रेजोनेंस के मैं बहुत नज़दीक पहुँच चुका हूँ। बिल्कुल, अब बहुत ज़्यादा आवाज़ हो गई है। तो यही है रेजोनेंस लेंथ। तो ये लेंथ अब लेना कैसे, आइए देखते हैं। तो बेसिकली क्या करना है आपको कि ये जो देखिए यहाँ से हवा का कॉलम स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब हवा यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है, हवा अंदर तक अंदर तक अंदर तक, जहाँ तक पानी नहीं है। मतलब देखो, पानी नहीं इन द सेंस जहाँ तक पानी नहीं है वहाँ तक हवा जा रही है, और हवा जहाँ पे पानी आ जाएगा वहाँ पे हवा खत्म हो जाएगी ना, हवा वहाँ पे रुक जाएगी। तो बाहर जितना पानी है उतना ही पानी अंदर भी है। अरे अकल के पुतलो, ध्यान से देखो, अंदर भी पानी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो अंदर भी पानी है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है, और दोनों का सेम लेवल अंदर बाहर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15.8 के आसपास कहीं तो मुझे दिख रहा है। देखो 15 के नीचे अगर आप जाओगे 16 तक पहुंचे ना, 16 से 2 रीडिंग पहले ही आप हो। तो 15.8 मुझे लग रहा है कि इसकी रीडिंग है, इसकी लंबाई है, एयर कॉलम की लंबाई। अरे एयर कॉलम की लंबाई, जो एयर कॉलम है हवा की लंबाई, वो यहाँ से पानी के सरफेस तक लेना है, पानी के सरफेस तक, जहाँ तक पानी है ना ऊपर वहाँ तक लेना है। तो 15.8 है, 15.8 कितना है, 15.8। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट को एक ही ट्यूनिंग फॉर्क के लिए 2 बार रिपीट किया, तो मुझे एक बार 15.8 आया, एक बार 15.6 आया। अब ट्यूनिंग फॉर्क बदलना है, 480 वाला लेना है, फिर उसके लिए लेंथ चेक करना है। 480 वाले के लिए याद रखिए लेंथ बड़ी आएगी, लेंथ बड़ी आएगी इन द सेंस मुझे इस पाइप को बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, ताकि एयर कॉलम बड़ा हो जाए। क्योंकि जैसे एयर कॉलम बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो कम फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क के साथ वो रेजोनेट कर सकता है। तो 480 वाले के लिए मुझे इसे थोड़ा सा बाहर निकालना होगा, ठीक है। तो इसे मैं हाथ से पकड़ के थोड़ा सा ऐसा ऊपर कर दूंगा। देखिए मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ, क्या आप देख सकते हैं? यस, परफेक्टली। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ 480 वाले ट्यूनिंग फॉर्क से चेक करता हूँ, 480 वाला ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये है 480 वाला ट्यूनिंग फॉर्क, आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है 480 480 लिखा हुआ है। तो अभी देखिए मैंने इसको बेसिकली बाहर निकाल दिया था, है ना, इसको बाहर निकाल दिया था। अब देखते हैं बजा के कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं ट्यूनिंग फॉर्क को बैंग करके यहाँ पे सुनाई देता हूँ, मतलब सुनवाता हूँ आपको। हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, तो थोड़ा और शायद बाहर निकालना पड़ेगा। तो और ट्राई करते हैं, ठीक है, अब ट्राई करते हैं। नहीं, और कम हो गया ना आवाज़, यानी कि थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा। तो आपको ये ट्राई करते रहना है, कभी बाहर कभी अंदर, इसको ट्राई करते रहना है। तो थोड़ा इसको मैं दबा रहा हूँ नीचे, थोड़ा दबा रहा हूँ नीचे। अब ट्राई करते हैं वापस से, आवाज़ कम हो गई है। तो ये देखिए मैं भी आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ, ये देखो स्ट्राइक करके, इसमें अच्छी खासी मुझे अब आवाज़ आ रही है, आपको नहीं आ रही है बिकॉज माइक आपसे दूर है। लेकिन इसको आप ऐसे ट्राई कैसे करेंगे, फटाफट कैसे करेंगे? तो थोड़ा पीछे जाके मुझे जूम करके दिखाइए अच्छे से, तो शायद समझ में आएगा। बस ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। ये दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दोनों चीज़ साथ में दिखाइए। तो देखिए मैं फटाक से कैसे कर रहा हूँ, इसमें अच्छी खासी आवाज़ आ रही है अभी। तो अब मैं नीचे ले जाऊँगा तो आवाज़ कम हो जाएगी, आवाज़ कम हो गई। एकदम ऊपर ले जाऊँगा, आवाज़ कम हो गई। यहाँ पे आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। तो ऐसे करके आपको फटाक से चेक करना है। यहाँ पे अच्छी खासी आवाज़ आ रही है, कम हो गई, नीचे और कम हो गई, ऊपर, हाँ यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। तो मैं आपको सुना देता हूँ आवाज़, है ना। तो यहाँ पे आपको आवाज़ बिल्कुल अच्छे से आ रही होगी। तो ये रेजोनेंस मिल गया है। अब मैं आपको ये रीडिंग भी दिखा देता हूँ। तो लाइए मनोज भाई, थैंक यू। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो रीडिंग है कुछ 17.6 के आसपास। देखिए 17 से भी नीचे पानी, क्या क्या कैन यू सी दैट? देखो 16 तो इधर ही है, फिर उसके नीचे 17 है, 17 के नीचे पानी।
तो 17.5 की भी एक नीचे है, तो 17.6 के आसपास रीडिंग है, 17.6 है ना। 1 मिलीमीटर से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ज़्यादा भी मतलब एकदम गलत रीडिंग नोट मत कर लीजिए। मतलब जैसे 17.6 मेरा आ गया, आपका 17.7 आ गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा 17.6 आ रहा है, आपका 18.5 आ रहा है, तो उसमें दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे 17.6 के आसपास आप देख सकते हैं रीडिंग आ रही है, 17.6। कैन यू सी दैट? देखिए ध्यान से देखिए, 17 और 18 के बीच में पानी है ना। तो ये वाली रीडिंग हम नोट कर लेंगे और ऐसा 2 बार करेंगे। अरे इसी लेंथ के 2 बार करेंगे। 2 बार कैसे करने का? एक बार तो किया ना ऊपर नीचे और ट्यूनिंग फॉर्क बजाया, फिर इसको है ना रैंडमली अंदर कर देने का, अंदर कर दिया, फिर से ट्राई करने का, उसी ट्यूनिंग फॉर्क से वापस ट्राई करने का, ऊपर नीचे करने का, और फिर से लेके आने का। तो एक बार हो सकता है 17.6 आ जाए, एक बार हो सकता है कि 17.9 आ जाए या 17.2 आ जाए। ठीक है, तो फिर उसका एवरेज ले लेने का बाद में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी पहले जो मेरी रीडिंग आई है, तो 17.6 मैंने लिख दिया। मैं एक और बार करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा। तो चलिए आइए एक और बार करते हैं। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं कर लूंगा खुद ही अपने आप ही। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है सारी रीडिंग्स निकाल ली हैं, हर रीडिंग, और साथ में जो अननोन वाला था उसकी भी रीडिंग निकाल ली। अननोन वाला जो अननोन है उसकी भी रीडिंग मैंने निकाल ली है। तो आपको कोई शक की गुंजाइश ना रह जाए, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो इस लेंथ पर आ रहा है अननोन वाला। एक मिनट, तो देखिए मैं स्ट्राइक करता हूँ इसको भी, तो आपको सुनाई दे रहा होगा अननोन वाले का। और ये देखिए इसका जो बेसिकली रीडिंग आई है वो कितनी आई है, तो 18.0 इसकी रीडिंग है। कैन यू सी दैट? 17 और 18 दिख रहा है आपको? 18 पे पानी है, पानी 18 पे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पानी 18 पे है ना। अरे 17 तो ये है ना भाई, 17 तो ये उसके नीचे है पानी। ये 17-18 के बीच में जो दिख रहा है वो पानी नहीं है, वो तो रिफ्लेक्शन है। देखो 18 पे पानी, पानी 18 पे एक्चुअल में। अरे वो कैसे दिखाऊंगा, थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखो, देखा मैंने उंगली डाल दी इसके अंदर, तो 18 पे पानी, 18 पे है। ठीक है ना, 17 पे है ना, 17 और 18 के बीच में, बल्कि 18 पे पानी। तो 18.0 मैंने रीडिंग ली, और एक बार उससे पहले क्या था 18.2 आया था, तो वो भी मैंने लिख दिया था। तो बेसिकली 18.0 18.2, तो उसका एवरेज 18.1 आ गया। तो यहाँ पे सब एवरेज लिखते जाने का। अच्छा, एवरेज जब लिखेंगे तो सब एक एक पॉइंट में लिखिए। यहाँ पे देखिए मुझे 2 पॉइंट में है ना, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। अरे 17.6 और 17.5 का एवरेज कितना आएगा? 17.55। इसको राउंड ऑफ करके 17.6 ही लिखिए आप, सब एक ही डिजिट में लिखिए। तो ये लिख दिया मैंने 17.6। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे सारी रीडिंग्स आ चुकी है, अननोन वाली की भी रीडिंग आ चुकी है। अब निकालते हैं करेक्टेड लेंथ। तो करेक्टेड लेंथ निकालने के लिए, लेंथ तो देखो हमारे पास है, एल तो है, लेकिन ई निकालना पड़ेगा। ई मतलब होता है एंड करेक्शन, और एंड करेक्शन का फॉर्मूला है 0.3 इंटू डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो जो अपना ट्यूब है ना, मेटालिक ट्यूब, उसका जो अंदर का डायमीटर 3.0, ये गिवन रहता है एग्जाम में। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको वर्नियर कैलिपर से निकालना है। तो ये जो बंदा है, ये बंदा, इसका जो इनर डायमीटर है, ये आपको वर्नियर कैलिपर से मेजर करना है। अंदर का डायमीटर, अंदर का, बाहर का नहीं, क्योंकि कॉलम अंदर है, कॉलम अंदर है, तो आपको अंदर का डायमीटर निकालना है वर्नियर कैलिपर से। तो वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजरमेंट करते हैं, इंटरनल डायमीटर कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें मैंने मेरे दूसरे वीडियो में, जो कि पूरा आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो है वर्नियर कैलिपर के ऊपर, उसमें बताया हुआ है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर है ना, मैं आपको एक रफ दिखा देता हूँ नॉर्मल स्केल से कि ये 3 सेंटीमीटर है कि नहीं। ध्यान से देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये 3 दिख रहा है आपको, 3, हाँ क्या ना। तो अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर का जो है इसका इनर डायमीटर है, 3.0। तो 3.0 हम लोग नोट कर लेंगे। तो 3.0 मैंने नोट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है। एंड करेक्शन का फॉर्मूला 0.3 इंटू डी, तो 0.9 आ गया। अब ये 0.9 हर एक में ऐड कर देना है, 0.9 हर एक में ऐड कर देना है। ठीक है, और ये करेक्टेड लेंथ आएगी, सही लेंथ आएगी। सही लेंथ का मतलब ये है कि एक्चुअल में है ना, जो एंटी नोड बनता है ना, एंटी नोड, वो यहाँ पे नहीं बनता है, जहाँ बाउंड्री ना वहाँ नहीं बनता है, उससे थोड़ा ऊपर बनता है। अरे थोड़ा ऊपर बनता है, एक्स्ट्रा थोड़ा ऊपर बनता है, थोड़ा हवा में यहाँ पे बनता है बाहर। तो बाहर जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो कितना है? 0.9 ऊपर बन रहा है, 0.9 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर ऊपर समझ लो, अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर ऊपर बन रहा है एंटी नोड। ठीक है, उसको कहते हैं करेक्टेड लेंथ। अबे ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, ये डायग्राम दिख रहा है? अगर ये डायग्राम नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो इधर देखो। एंटी नोड जो बन रहा है, एंटी नोड, वो पाइप के अंदर नहीं बन रहा है, ऊपर बन रहा है। ये देखो, ये पाइप दिख रहा है आपको, वो देखो बाहर का सिलेंडर दिख रहा है, बाहर के सिलेंडर का ये मुंह दिख रहा है इधर। तो बाहर के सिलेंडर का मुंह ये है और अंदर के पाइप का मुंह ये है, तो उससे भी ऊपर बनता है एंटी नोड। समझ गए? एंटी नोड यहाँ नहीं बनता है, थोड़ा ऊपर बनता है, तो उसको कहते हैं एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर आया हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर है, अप्रोक्सीमेटली एक नहीं है, 0.9 है, एग्जैक्ट वैल्यू है 0.9 सेंटीमीटर। समझ गए? तो सब में ऐड करना है, सब में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है करेक्टेड लेंथ लिख लिया है ना। तो जैसे हर लेंथ में मैंने 0.9 ऐड किया, तो 15.7 में 0.9 ऐड करोगे तो आपको 16.8 मिलेगा।
17.6 में 0.9 ऐड करोगे तो 18.5 आएगा। तो इस तरीके से सब कुछ कर लेना है। तो लास्ट वाला भी 18.1 में जब 0.9 ऐड करेंगे तो 19.0 आपको मिल जाएगा, राइट। अब आपको आगे क्या करना है कि जो L आया है ना, L, इसको आपको N से मल्टीप्लाई करना है। तो 512 को जब आप 16.8 से मल्टीप्लाई करोगे, 512 इंटू 16.8 तो आपको 8602 आएगा। फिर 480 इंटू 18.5 करोगे तो 8880 आएगा। अब चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर के अंदर, 384 में 20.4 मल्टीप्लाई करोगे तो 7834 आएगा। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज आपको मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वाला ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे बिकॉज ये तो आपको पता ही नहीं है ना, अननोन है ये, तो इसकी वैल्यू तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, इसको डैश लगा के छोड़ दो। इस चीज़ का मीन निकालो। इस चीज़ का मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, पांचों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 5 कर देंगे फाइनली। तो 8090.6 आया, जिसको आप चाहें तो 8091 लिख सकते हैं, बट मैं 8090.6 ही लिखने वाला हूँ, ज़्यादा एक्यूरेट रखने वाला हूँ। तो याद रखिए कि हमको इसका मीन निकालना है। मीन NL आ गया, ये मीन NL। अब आप 1/L भी निकाल सकते हैं। हालांकि इस पार्ट की हमें इस एक्सपेरिमेंट में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ग्राफिकल मेथड से कोई निकाल रहा है, ग्राफ बना के NL वर्सेस 1/L का कोई ग्राफ बना के अगर निकाल रहा है वैल्यूज़, तब जाके इसकी ज़रूरत पड़ती है। बट फिर भी क्योंकि ये कॉलम, ऑब्जर्वेशन कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है हमारी बुक में, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है। तो 1/L कैसे निकालेंगे, 1/16.8 करेंगे तो 0.0595 आएगा। 1/18.5 करेंगे तो 0.0541 आएगा। 1/20.4 करेंगे तो 0.0490 आएगा। ऐसे करते 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 आप पूरा एंड तक निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ तक कि आप ये भी निकाल सकते हैं, LX का भी उल्टा निकाल सकते हैं, 19.0 का उल्टा, तो 0.0526 आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड का देखिए क्या फॉर्मूला दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर कितना होता है, V इक्वल्स टू 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, मीन NL को, NL की एवरेज वैल्यू को। तो NL की एवरेज वैल्यू कितनी थी भाई, तो NL की जो एवरेज वैल्यू थी, NL की एवरेज वैल्यू थी 8090.6। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया 4 को 8090.6 से, देखो 4 को मल्टीप्लाई किया 8090.6 से, तो मुझे आ गया 32,362.4 हर्ट्ज सेंटीमीटर। हर्ट्ज का मतलब होता है 1/सेकंड। अरे हर्ट्ज सेकंड का उल्टा होता है, तो हर्ट्ज का मतलब होता है 1/सेकंड। तो अब मेरा यूनिट बन गया सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, है ना। अरे भैया ये सेंटीमीटर, ये हर्ट्ज है, तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड बन गया ना, बिकॉज हर्ट्ज क्या होता है 1/सेकंड। तो इतना सेंटीमीटर पर सेकंड मेरा वेलोसिटी ऑफ साउंड आया। तो इसी को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करूंगा क्योंकि मीटर जो होता है ना, मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर से जब मैं मीटर में आऊँगा तो 100 से डिवाइड करके आऊँगा। तो जो भी वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर आ रहा है 323.624, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू है हमारी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू भी है ना रूम टेम्परेचर पे 330 के आसपास ही रहती है, 330 समथिंग। तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा उसका एग्जैक्ट वैल्यू रूम टेम्परेचर पे। तो हमारी वैल्यू जो है बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो रूम टेम्परेचर चल रहा है कुछ 23-24 डिग्री चल रहा है, सर्दी का मौसम है। ठीक है, तो मैं नवंबर के महीने में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी मुंबई के अंदर 22-23 डिग्री चल रहा है, तो उस पर 323.624 आ रहा है, जो कि बहुत ही परफेक्ट वैल्यू है। अब फाइनली हमको ये भी निकालना है कि जो हम लोग ने ट्यूनिंग फॉर्क इस्तेमाल किया था अननोन वाला, उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू NX कैसे निकालना है, जो मीन NL है उसको LX से डिवाइड करना है। तो मीन NL क्या था भाई, 8090.6 था ना, उसको खाली किससे डिवाइड करना है, LX की वैल्यू से। ये अननोन वाला LX जो है ना, ये लेंथ, इससे डिवाइड करना है 19। तो 8090.6 को जो मैंने 19 से डिवाइड किया, 8090.6 को, NL मीन को, अरे भैया मीन NL को या NL मीन को जब मैंने डिवाइड किया LX से, तो मुझे आंसर आ रहा है 425.8। तो 426 के आसपास हर्ट्ज आ रहा है, 425.8 हर्ट्ज। तो आइए चेक करते हैं कि हमारा ट्यूनिंग फॉर्क वाकई में बेसिकली 426 हर्ट्ज का है कि नहीं। आइए पहुंचते हैं रेजोनेंस ट्यूब के पास। तो ये है हमारा अननोन वाला। तो इस पे से अभी हम लोग इसके राज पे से पर्दाफाश कर देते हैं, इसे निकाल देते हैं। तो ये देखिए, ये आ गया 426, इस पे लिखा हुआ 426, जो कि बहुत ही एक्सेलेंट रिमार्केबल रिजेंबलेंस है हमारी रीडिंग्स में और एक्चुअल ट्यूनिंग फॉर्क में। तो ट्यूनिंग फॉर्क 426 का है और हमारा आंसर 426 पॉइंट जो है 8 आया है, सॉरी 425.8 आया है, जो कि 426 ही हो गया इवेंचुअली। तो आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। तो बेसिकली ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो है आप अगर पाना चाहते हैं फ्यूचर में, या फिर कौन सा एक्सपेरिमेंट मैं करूं आगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों को करने के लिए बोलें, और मुझे बताएं बेसिकली कि आपको एक्सपेरिमेंट्स फ्यूचर में कौन कौन से चाहिए। इससे क्या है, थोड़ा मोटिवेशन मुझे और मिलेगा। थैंक यू।